अगला प्रश्न देखिए। चले तो दूसरा हो गया है क्लियर। तीसरा देखिए। तीसरा प्रश्न है, एक व्यक्ति दूर दराज के गांव में रहता है जहां पहुंचने के लिए बस से लगभग 2 घंटे लगते हैं। इस ग्रामीण का पड़ोसी बहुत ताकतवर भूस्वामी है जो इस गरीब ग्रामीण की जमीन जबरदस्ती हथियाना चाहता है। आप जिला मजिस्ट्रेट हैं और स्थानीय मंत्री द्वारा बुलाई गई बैठक में व्यस्त हैं। ग्रामीण बस से और पैदल चलकर इतनी दूर से आपसे मिलने और उस ताकतवर भूस्वामी जमींदार से सुरक्षा हासिल कराने के लिए प्रार्थना पत्र देने आया है। ग्रामीण सभा कक्ष के बाहर 1 घंटे तक प्रतीक्षा करता रहा। आप बैठक से बाहर आते हैं और दूसरी बैठक के लिए जाने की शीघ्रता में हैं। ग्रामीण अपना प्रार्थना पत्र देने के लिए आपके पीछे आने लगता है। आप क्या करेंगे? ए है, उसे अगली बैठक से आपके लौटने तक 2 घंटे और प्रतीक्षा करने के लिए कहेंगे। बी है, उसे बताएंगे कि मामला वास्तव में एक कनिष्ठ अधिकारी द्वारा देखा जाना है, अतः वह प्रार्थना पत्र उसे दे दे। सी है, अपने एक वरिष्ठ मातहत अधिकारी को बुलाकर निर्देश देंगे कि वह ग्रामीण की समस्या का हल निकाले। और डी है, उसका प्रार्थना पत्र तेजी से लेकर उससे कुछ प्रासंगिक प्रश्न उसकी समस्या के बारे में पूछेंगे और बैठक के लिए चले जाएंगे। सी और ए। सर डी और बी। डी और बी। डी बी सी ए। बाकी तीसरे कौन बच गया है? सी और डी। हाँ, आंसर है जो यूपीएससी का वो है सी और डी। सी और डी। ए है कि और 2 घंटा प्रतीक्षा करने के लिए कहेंगे नहीं। लिखा हुआ है कि दूर दराज के गांव में रहता है व्यक्ति, 2 घंटा लगता है उसे, और ग्रामीण बस से और फिर पैदल चलकर आपसे मिलने आया है। 1 घंटा वेट कर रहा है और फिर और 2 घंटा आप बैठने के लिए कहें, हो सकता तब तक शाम की उसकी बस ही छूट जाए, वो वापस घर नहीं जा पाए। तो फिर ये मानवीयता, ये संवेदनशीलता नहीं है। तो ए नहीं है कि और 2 घंटा बैठो। गुण एक पढ़ेंगे हम, सिविल सेवा के मूल्य, तो उसमें ये गुण होगा सहानुभूति, करुणा, हम पीछे भी बात कर रहे थे, संवेदनशीलता, ये गुण होने चाहिए एक लोक सेवक में। और पूरी स्थिति इसीलिए यूपीएससी स्थिति बता इसीलिए रहा है कि दूर दराज का गांव है, 2 घंटा लगता है। ये क्या, इतनी बड़ी कहानी लिखने का क्या मतलब है? कि वास्तव में अब आप में वो दया, वो संवेदना, वो सहानुभूति हो रही है विकसित की नहीं हो रही है? अदरवाइज क्यों लिखता कहानी? सीधा लिख देता कि एक व्यक्ति आपके पास आया है शिकायत लेके, ये इतनी कहानी लिखता ही नहीं। इसी कहानी को देखे 2 लाइन में भी कर दें हम अभी, पर सिंपल लिख दें कि एक ग्रामीण व्यक्ति को एक भूस्वामी परेशान कर रहा है। ग्रामीण व्यक्ति आपके पास शिकायत लेके आया है कि आप कलेक्टर हैं। बस इतनी देखिए, उसी कहानी को कर देता हूं, तो फिर उसमें स्थिति क्लियर नहीं है कि वो ग्रामीण गरीब है, कितने देर कहाँ से आया है, कब से वेट कर रहा है, कितनी परेशानी, तो ये कुछ नहीं है उसमें। तो हो सकता है कि अरे हमें तो पता ही नहीं उसकी स्थिति। तो यूपीएससी जो इतनी बड़ी कहानी देता है वो ये बताने के लिए ही कि पूरी सिचुएशन आप समझ जाइए और फिर निर्णय लीजिए। तो यहाँ सिचुएशन ऐसी है कि आपसे हम संवेदनशीलता, सहानुभूति, करुणा, इस तरह के मूल्यों की अपेक्षा कर रहे हैं। तो वैसी स्थिति में ये बिल्कुल नहीं है।
दूसरा भी ठीक नहीं है बी यहाँ की, फिर ये टाल मटोल है। भाई आपके पास इतनी उम्मीद लेके आया है, 1 मिनट भी नहीं, आधा मिनट भी आप रुक के उसके कंधे पे हाथ रखोगे, पूछ लोगे अच्छा हाँ बताइए क्या है, ठीक है हम इनको बोल रहे हैं ये देख लेंगे, इतना कितना समय खर्च होगा इतने में? चलते चलते भी इतना बोल दोगे आप तो 10 सेकंड भी 20 सेकंड भी नहीं लगेगा। चल रहे आप, हाँ बताइए क्या प्रॉब्लम है, अच्छा ये आइए आप जो भी अधिकारी है, वरिष्ठ मातहत अधिकारी, इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए। क्या इसमें समय खर्च होगा? लेकिन इतने से ही उस ग्रामीण को तसल्ली हो जाएगी कि कलेक्टर साहब ने हमारी बात को सुना, ध्यान दिया, हम इतनी दूर से आए थे, हमारी मेहनत बेकार नहीं गई। तो आंसर सी, कि अपने एक वरिष्ठ मातहत अधिकारी को बुला के निर्देश दें कि वह ग्रामीण की समस्या का हल निकाल ले। और फिर डी भी, भाई ये तो और अच्छा है डी, लेकिन यहाँ सी और डी, मेरे हिसाब से तो डी और सी होना चाहिए था, लेकिन यूपीएससी ने सी को पहले रखा है, डी को बाद में। मेरे हिसाब से पहले डी होना चाहिए, कि पहली तो कोशिश यही है कि खुद ही थोड़ा सा उससे आधा मिनट 1 मिनट बात कर लोगे, उतने में कोई पहाड़ नहीं टूटेगा और फिर आगे बढ़ जाओगे। लेकिन कोई नहीं, यूपीएससी के अकॉर्डिंग सी और डी, तो वो भी ठीक है कि सी है कि तुरंत वरिष्ठ अधिकारी को बुलाएं और कह दें कि इसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। बस इतना ही बोल दो कि ग्रामीण को भरोसा हो जाएगा। और फिर डी है कि खुद ही तेजी से प्रार्थना पत्र लीजिए, कुछ जो रेलिवेंट टाइप के क्वेश्चन है पूछ लीजिए उससे 1-2, और फिर बस अब बैठक में चले जाइए, वो आप बता दीजिए कि ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। तो सी और डी है यूपीएससी के अकॉर्डिंग आंसर, और सही है। ए और बी बिल्कुल नहीं होने हैं, बस अब सी डी में ज़रूर है कि पहले डी फिर सी, या फिर पहले सी और डी। यूपीएससी के अकॉर्डिंग पहले सी और फिर डी। अगला देखिए, 4 नंबर प्रश्न है, जिस जिले में आप जिला मजिस्ट्रेट हैं वहां चीनी की किल्लत है। सरकार ने आदेश निकाला है कि वैवाहिक उत्सवों पर अधिकतम 30 किलो चीनी जारी की जा सकती है। आपके एक करीबी दोस्त के बेटे का विवाह होने वाला है और आपका मित्र अपने बेटे के विवाह के लिए कम से कम 50 किलो चीनी जारी करने का अनुरोध करता है। जब आप इस मामले में सरकारी नियंत्रण के बारे में बताते हैं तो वह नाराज हो जाता है। उसका विश्वास है कि चूंकि आप जिला मजिस्ट्रेट हैं, आप कितनी भी मात्रा में चीनी जारी कर सकते हैं। आप उससे अपनी मित्रता में बिगाड़ नहीं चाहते। इन परिस्थितियों में आप इस स्थिति से कैसे निपटेंगे? ए है, उसे अतिरिक्त मात्रा में चीनी जारी कर देंगे जिसके लिए आपके मित्र ने अनुरोध किया है। बी है, अपने मित्र को अतिरिक्त मात्रा में चीनी जारी न करके नियमों का सख्ती से पालन करेंगे। सी है, अपने मित्र को सरकारी आदेशों की प्रति दिखलाएंगे और उसे नियमानुसार चीनी की कम मात्रा स्वीकार करने के लिए तैयार करेंगे। और डी है, उसे आवंटन करने वाले अधिकारी को सीधे प्रार्थना पत्र देने की सलाह देंगे और सूचित करेंगे कि आप ऐसे मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते। सी, ऑप्शन सी और डी सर। सी और डी? ऑप्शन सी सर। सी। हाँ, यूपीएससी का जो आंसर है वो है बी और सी। यहाँ फिर थोड़ा मैं असहमत हूँ यूपीएससी से। मेरे अकॉर्डिंग सी और बी होना चाहिए, यूपीएससी ने बी और सी बताया है। और मैं क्यों कह रहा हूँ सी और बी, तो जस्ट अभी हमने प्रश्न किया उसी के आंसर के आधार पे, तो अब यहाँ यूपीएससी के ही आंसर में थोड़ा कंट्राडिक्शन मुझे दिख रहा है।
सेम अभी देखिए एक प्रॉब्लम जो हम सॉल्व करके आए हैं, ये थी जो 1 नंबर क्वेश्चन हमने किया अभी 2013 का निजी सचिव वाला। तो हमने उसमें क्या कहा आपसे, क्या तर्क दिया हमने, और वो यूपीएससी का ही हमने बात की आपसे कि भाई आपका निजी सचिव है, रिलेशन अच्छा है, आप रिलेशन ख़राब नहीं करना चाहते, पर्सनली उसने आपसे रिक्वेस्ट करी है, तो सबसे पहले आप पर्सनली उसे बुला के बताइए कि संभव नहीं है, और तब फिर कानून का पालन कीजिए। हमने ये आपको यहाँ तरीका बताया और सही तरीका यही है। उसके हिसाब से फिर आप देखेंगे तो यहाँ भी उसी तरीके को अपनाएं हम, तो पहले सी होना चाहिए और फिर बी। लेकिन यहाँ यूपीएससी ने बी और सी कर दिया, मतलब देखे कैसे कंट्राडिक्शन हो गया है, ये अप्रोच गलत हो गई है। वहाँ अप्रोच है कि पहले व्यक्तिगत कोशिश कर लीजिए और तब फिर कानून, और यहाँ उल्टा बता रहे हैं। यहाँ यूपीएससी ही कह रहा है कि पहले कानून और तब फिर व्यक्तिगत कोशिश। तो ये कभी भी इस तरह की हम विरोधाभासी अप्रोच का हम समर्थन नहीं करते। हमारे अकॉर्डिंग सी और बी होना चाहिए, हाँ, लेकिन यूपीएससी ने बताया है बी और सी, पहले बी फिर सी अकॉर्डिंग टू यूपीएससी। मेरे अकॉर्डिंग पहले सी और फिर बी। सी आप लोग भी बता रहे और मैं समझ गया हूँ, तो जस्ट अभी मैंने आपको अप्रोच दी थी, उसी के आधार पे आप लोग सी बता रहे और मैं भी उसी अप्रोच के आधार पे सी बता रहा हूँ। और वो अप्रोच भी यूपीएससी की ही है कि भाई आपका मित्र है, रिश्ते आपको बिगाड़ना नहीं है। तो सबसे पहली तो बात यही है कि भाई आप पर्सनली बुलाएं, बैठें, समझाएं उसे, भाई सरकारी आदेश की कॉपी दिखा दें कि देखो हमारे हाथ में कुछ नहीं है, तो इसलिए जितना मिल रहा है उतना ले लो, कम मात्रा स्वीकार कर लो। और फिर भी नहीं मान रहा तो फिर भाई जब वो आपकी बात नहीं मान रहा तो फिर ऐसा दोस्त किस काम का। अगर वो आपकी स्थिति नहीं समझ रहा, आपकी बात नहीं मान रहा, उसे संबंध बिगड़ने की चिंता नहीं है, तो फिर अकेले आप ही चिंता क्यों करोगे। तब फिर भी है कि भाई नियम का पालन करो सख्ती से। तो प्रायोरिटी का अंतर है, यूपीएससी कह रहा पहले नियम और फिर पर्सनल। पिछले वाले आंसर में यूपीएससी कह रहा था पर पहले पर्सनल तब नियम, हमें लग रहा है पहले पर्सनल तब नियम। फ्रेंड है आपका, क्लोज फ्रेंड है, रिलेशन खराब नहीं करना है, तो बेहतर यही है कि पहले पर्सनली बातचीत करें, समझाएं उसे, उम्मीद है कि वो समझ जाएगा, प्रॉब्लम वही सॉर्ट आउट हो जाएगी। और नहीं तो फिर कि भाई जो नियम है पालन करेंगे। ए बिल्कुल नहीं होगा कि अतिरिक्त मात्रा में चीनी जारी कर देंगे, भेदभाव पक्षपात है ये। डी नहीं होगा कि आवंटन करने वाले अधिकारी को सीधे प्रार्थना पत्र देने की सलाह देंगे, टाल मटोल है, आपके दोस्त को बुरा लग जाएगा कि जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, तो डी नहीं होगा। तो है बी और सी। अब प्रायोरिटी की बात है। अगला देखिए 5 नंबर। आप एक ऐसे क्षेत्र में परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू करने के प्रभारी हैं जहां वर्तमान नीति का कड़ा विरोध हो रहा है। आप निवासियों को छोटे परिवार रखने की आवश्यकता मनवाना चाहते हैं। इस संदेश को संप्रेषित करने का सर्वोत्तम तरीका क्या होगा। ए है निवासियों को स्वास्थ्य और जीवन स्तर सुधारने हेतु परिवार नियोजन की आवश्यकता तर्कसंगत रूप से समझाना। बी है देर से विवाह एवं बच्चों के बीच उचित अंतर को प्रोत्साहित करना। सी है परिवार नियोजन युक्तियां अपनाने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना। और डी है ऐसे लोगों से जिनका बंधकरण नसबंदी हो चुकी है अथवा जो गर्भ निरोधक प्रयोग कर रहे हैं, निवासियों से प्रत्यक्षतः बात करने का आग्रह करना। ऑप्शन ए सर। ए। ऑप्शन ए सर। ठीक है, सही है।
ए और सी बताया है यूपीएससी ने, तो ए तो खैर है ही है सबसे सटीक, और फिर सी बताया है यूपीएससी ने। तो सबसे सटीक ये है कि आपको छोटा परिवार रखने की आवश्यकता बतानी है, मनवाना है। परिवार नियोजन कार्यक्रम के प्रभारी हैं। तो सबसे सटीक यही है कि निवासियों को स्वास्थ्य जीवन स्तर सुधारने हेतु परिवार नियोजन की आवश्यकता तर्कसंगत रूप से समझाएं। छोटा परिवार, सुखी परिवार, खर्चे, आर्थिक स्थिति, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब के आधार पे आप समझाएं, कोशिश करें। तो सबसे सटीक तो बिल्कुल वही है ए। और फिर उसके बाद सी बताया है यूपीएससी ने कि परिवार नियोजन युक्तियां अपनाने के लिए प्रोत्साहित करें। ये बहुत सारे लोग हैं जो नई परिवार नियोजन के जो तरीके हैं उनको अपनाते हैं, फॉलो करते हैं, तो फिर भाई उसके लिए प्रोत्साहित करें। तो ए और सी। अब बाकी भी ठीक है, यहाँ गलत कुछ नहीं है, बी भी ठीक है, देर से विवाह और बच्चों के बीच उचित अंतर को प्रोत्साहित करना, लेकिन ये काम तो पहले से भी हो रहा है कि भाई 18 और 21 साल की एज। कल ही अखबार में पढ़ रहे थे कि जो लड़कियों की 18 साल एज है इसे बढ़ाने की बात चल रही है कि लड़कियों की एज थोड़ा बढ़ाई जाए विवाह की, ताकि उससे फिर जो है ये बढ़ती हुई जनसंख्या हो, चाहे मात्र मृत्यु दर हो हमारे देश में, तो उसको रोका जा सके। तो फिर देर से विवाह, बच्चों के बीच उचित अंतर, ये तो खैर हो रहा है, तो इसलिए उसको नहीं माना गया यहाँ। और डी है ऐसे लोगों से जिनका बंधकरण हो चुका है, जो गर्भनिरोधक प्रयोग कर रहे हैं, निवासियों से प्रत्यक्षता बात करने का आग्रह। अब हमारा समाज रूढ़िवादी है, पता नहीं लोग तैयार होंगे नहीं होंगे, ये पर्सनल बातें मानी जाती हैं ये सब। तो उस लिहाज से डी भी कितना व्यावहारिक है या नहीं है। तो ए और सी फिर ये आंसर यहाँ जो सही बताए हैं। और लास्ट प्रश्न देखें, 6 नंबर प्रश्न। आप एक विश्वविद्यालय में शिक्षक हैं और एक विषय विशेष पर प्रश्न पत्र बना रहे हैं। आपके सहकर्मियों में से एक, जिसका पुत्र उसी विषय पर परीक्षा की तैयारी कर रहा है, आपके पास आता है और आपको सूचना देता है कि यह उसके पुत्र का परीक्षा को उत्तीर्ण करने का आखिरी अवसर है और आपसे परीक्षा में आने वाले प्रश्नों के संकेत देकर पुत्र की सहायता करने हेतु आग्रह करता है। अतीत में आपके उस सहकर्मी ने दूसरे मामले में आपकी सहायता भी की है। आपका सहकर्मी आपको सूचित करता है कि परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर उसका पुत्र अवसाद से ग्रस्त हो जाएगा। इन परिस्थितियों में आप क्या करेंगे? ए है अतीत में उसके द्वारा दी गई सहायता को देखते हुए आप उसकी सहायता करेंगे। बी है खेद व्यक्त करेंगे और आप उसकी कोई सहायता नहीं कर सकते। सी है अपने सहकर्मी को आप समझाएंगे कि ऐसा करने से विश्वविद्यालय के अधिकारियों का विश्वास भंग होगा और आप उसकी सहायता करने की स्थिति में नहीं हैं। और डी है उच्च अधिकारियों को अपने सहकर्मी के आचार की शिकायत करेंगे। सी और बी। सी और बी। हाँ, अब मैं समझ रहा हूँ। देखिए, अब जो मैंने अप्रोच बताई अब आप उसके आधार पे कर रहे हैं। मेरे हिसाब से भी वो सी और बी, लेकिन फिर यूपीएससी ने थोड़ा सा चेंज कर दिया, बी और सी किया है यूपीएससी ने। लेकिन अगेन ये वही है कि यूपीएससी ने यहाँ विरोधाभासी जवाब दिए हैं। ये अगर उस समय आरटीआई के तहत होता तो ये बड़ा डिबेट होता है इन चीज़ों पे कि दो अलग अलग स्टैंडर्ड आप कैसे अपना सकते हैं। पहले प्रश्न में आपने कहा है कि पहले व्यक्तिगत तौर पे बात कीजिए तब कानून, और बाकी अब 2 प्रश्नों में आप देख रहे हैं कि पहले कानून तब व्यक्तिगत बात। तो ये तो भाई विरोधाभासी सोच नहीं चल सकती। तो यहाँ यूपीएससी के आंसरों में ही अंतर है। जो हमने अप्रोच दिया, अब आपने उस अप्रोच को पकड़ लिया तो बिल्कुल सी और बी, और मेरा भी मानना है कि सी और बी ही होगा आंसर।
अगेन पहले भाई आप उसे बुलाएंगे, बात करेंगे, कि सीधा कानून फटकारने लगेंगे कि शिकायत कर देंगे? पर्सनली कोई आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है तो पर्सनली आप जवाब देंगे, और खुद यूपीएससी देखे पहले क्वेश्चन में उसी अप्रोच को फॉलो कर रहा है। तो बी और सी हैं वही तो सही, लेकिन अब प्रायोरिटी की बात है तो पहले सी होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग भी, कि पहले सहकर्मी को बुलाएं, समझाएं कि भाई संभव नहीं है, ऐसा बड़ा गोपनीय मैटर होता है पेपर बनाना, विश्वविद्यालय के अधिकारियों का भरोसा उठ जाएगा, आप भी झांसे में, आप भी पकड़े जाएंगे, अगर कभी कहीं से पता लग गया तो आपकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। तो वो भी समझेगा आपकी स्थिति। और सब बार बार बात वही है कि अगर सामने वाला जो एक वास्तविक है, सही स्थिति है, नहीं समझ रहा, तो फिर वो आपका सच्चा दोस्त नहीं है, आपका हितैषी नहीं है। तो फिर ऐसे लोगों से संबंध कैरी करने का कोई मतलब नहीं है। तो फिर भी है कि भैया कानून का पालन हो, खेद व्यक्त करें कि कोई सहायता नहीं कर सकते। तो यूपीएससी के अकॉर्डिंग बी और सी है, लेकिन मुझे लगता है सी बी तो हैं दोनों वही आंसर, बस प्रायोरिटी की बात है। तो ये 21 केस स्टडी हमने की, बस ये ऑब्जेक्टिव केस स्टडी थी। 4 ऑप्शन दिए थे, हमें सही बताना था, और क्यों, तो ये। अब आगे हमने कहा जब हम पढ़ेंगे केस स्टडी तो बस अब वो बिना ऑप्शन के होंगी। यही 21 हम कुछ दिन बाद, महीना भर बाद आपको बिना ऑप्शन के दे दें, आपको याद नहीं रहे, हम बताएं नहीं, तो फिर बस तब वो फिर अब आपकी परीक्षा होगी। बस हर केस स्टडी में लिख दें कि बताइए आपके पास क्या क्या विकल्प मौजूद हैं, या आप क्या करेंगे, तर्क के साथ अपने उत्तर को स्पष्ट कीजिए। तो यही 21 केस स्टडी हो जाएंगी पूरी। बस उसमें हम ये ऑप्शन हटा दें ABCD, और ब्लैंक पेपर पे कहें कि अब आप 250 शब्दों में बताइए क्या करेंगे, आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, और तर्क के साथ प्रस्तुत कीजिए अपनी बात। तो एक आइडिया आपको लगा कि क्या ऑप्शन हो सकते हैं, किस सोच के तहत, किस एनालिसिस के तहत हमें जवाब देने होते हैं। और चूंकि यहाँ हमारे पास यूपीएससी के ही जवाब थे, तो उसके आधार पे भी हमें कि भाई यूपीएससी की क्या अप्रोच है, वो किस तरह की सोच की हमसे उम्मीद करता है, तो हमें इससे मदद मिलेगी केस स्टडी वाले प्रश्नों को सॉल्व करने में। तो आज अब यहीं रोकेंगे क्योंकि बाकी लोग नहीं हैं। सो कल से अब आगे बढ़ेंगे। आगे तो बढ़ ही रहे रोज हम लोग, लेकिन बस हमने कहा था कि हम कई डायमेंशंस में एक साथ काम करेंगे। तो एक डायमेंशन ये था कि 3 साल के ये हमने 21 प्रश्न सीसेट के कर लिए। एक डायमेंशन वो था कि 10 दिन में हमने 2 मेंस के पेपर डिस्कस कर लिए, 19-18। और अब कल से हम तीसरे डायमेंशन पे आएंगे कि 2-3 दिन 4 दिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी बात करेंगे। राज्य क्या है, सरकार क्या है, शासन क्या है, प्रशासन क्या है, लोक प्रशासन क्या है, निजी प्रशासन क्या है, सुशासन क्या है। ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं सिलेबस में लिखे नहीं हैं, लेकिन आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक ये बेसिक बातें पता नहीं होंगी तब तक नीति शास्त्र को नहीं समझ सकते। भाई हमें शासन में नैतिकता पढ़नी है, नैतिकता हम पढ़ लें, शासन क्या होता है हमें पता ही ना हो। लोक और निजी प्रशासन में नैतिकता पढ़नी है, लेकिन लोक प्रशासन क्या है, निजी प्रशासन क्या है, ये पता ही ना हो। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स की हम बात करेंगे 2-3 दिन 4 दिन जो समय लगेगा, और फिर तब उसके बाद तो वो भी एक डायमेंशन। तो अलग अलग डायमेंशंस को हम कवर कर रहे हैं, सारे डायमेंशंस को लेके चल रहे हैं। सो कल से हम बेसिक्स पे बात करेंगे। आज रोक रहे हैं यहीं। कुछ पूछना है आप में से किसी को, बताना है तो बताइए, अदरवाइज बंद करें और कल फिर हम लोग टॉपिक आगे बढ़ाएंगे। नहीं सर। ठीक है सब, तो बंद करें आज की क्लास। गुड बाय सर। चलिए ठीक है, हाँ चलिए गुड बाय, रोक रहे हैं, कल फिर मिलेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, राज्य क्या, सरकार क्या, शासन क्या, उन पे थोड़ा थोड़ा चर्चा करेंगे। चलिए फिर।